Hello everyone, welcome to third lecture of gravitation. So today we are going to discuss the difference between mass and weight. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो g की वैल्यू थी वो हमने कैसे लिखी थी, g/r²। ये वैल्यू कहाँ पे थी g की? सरफेस ऑफ अर्थ पे। ये पॉइंट याद रखना है। तो अगर मास की बात करें तो मास का यूनिट होता है केजी, और किसी चीज़ का अगर वेट निकालते हैं हम तो उसका यूनिट भी रहता है केजी। अब दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें पता करना है। तो अब देखते हैं कि वेट को हम कैसे निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट निकालना हो हमें तो हम उसको करते हैं m/g। तो इस हिसाब से वेट के यूनिट हो जाता है, m का है kg इंटू जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है? वेट का। तो ये जो kg हम बोलते हैं वो असल में kg वेट होता है। तो वेट की जो यूनिट है वो है या तो न्यूटन बोल सकते हैं, या फिर kg इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर kg वेट। और मास का यूनिट होता है kg। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है अर्थ पे 10 kg है, मास ऑन अर्थ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर हम मून पे लेके जाएं तो वहाँ पे इसका मास कितना होगा? असल में इसका मास वहाँ पे भी 10 kg होगा, या यूनिवर्स में कहीं भी ले जाएंगे तो इसका मास 10 kg रहेगा, क्योंकि मास जो टर्म है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और सेकंड है कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एक बार जो डिफाइन हो गया वो उसका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाता है। वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लेके जाएंगे अगर उस ऑब्जेक्ट को तो उसका मास सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होता कोई भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो है वो कैसे लिखा था हमने? मास इंटू जी। तो ये जी की वैल्यू हमने अभी देखी थी कि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? g/r²। आर है रेडियस, एम है मास ऑफ प्लैनेट। तो अगर हम दूसरे प्लैनेट पे जाएँ, अगर मून पे रहेंगे तो जी कैसे लिखेंगे? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू एम मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर। तो इसमें जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और अगर जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो वेट ऑटोमेटिकली मास इंटू जो अगर वेट जी रहेगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वेट जो है वो हमेशा वेरी करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट निकालेंगे हम तो हमेशा वेरी करेगा। वैसे ही अगर हम जी एट हाइट निकालेंगे, सेम अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाके भी अगर हम निकालेंगे तो ऐसे, तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो गया तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जो वेट आएगा हमारा वो भी लेस रहेगा। तो जो वेट है वो हमेशा वेरी होता रहता है, चेंज होता है, लेकिन मास हमेशा क्या है? कांस्टेंट रहता है कहीं भी। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। वेट का फार्मूला भी याद रखने लायक है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो जी को हम और एक्सपांड करके कैसा लिख सकते हैं? एम इंटू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। अब अगर कोई क्वेश्चन में हमें वेट ऑन मून फाइंड करने बोल दिया, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे फाइंड करने बोल दिया है, या फिर कोई दूसरे इमेजिनरी प्लैनेट पे कुछ भी फाइंड करने बोल दिया है, तो खाली कुछ नहीं करना है, एम इंटू जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा, इंटू एम जो है ये वाला एम, ये मास ऑफ प्लैनेट होता है हमेशा।
तो यहाँ पे मास ऑफ मून आ जाएगा डिवाइड बाय आर जो है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, तो वो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। समझो। वैसे इसी यहाँ पे m इंटू जी एम ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर स्क्वायर ऑफ प्लैनेट। तो इस तरह से हम वेट लिखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे सेम मास एंड वेट टॉपिक के ऊपर। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि इफ़ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, yes 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड his weight be on moon given mass of moon is 1/81 times of that of earth and its radius is 1 divided by 3.7 times of earth। तो सबसे पहला काम रहेगा कि हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है 750 न्यूटन। सेकंड है कि गिवन मास ऑफ मून इज़ 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, तो मास ऑफ मून जो है वो कितना दिया है 1 डिवाइड बाय 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो अगर इससे यहाँ से हम रेशियो निकालें मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ तो कितना हो जाएगा, ये अर्थ यहाँ आ जाएगा तो 1/81। और उसके बाद सेकेंड है रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/3.7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3.7। इतना लिख लिया हम लोग ने। अब फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड है वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कैसा लगेगा होगा, हम लोग ने अभी देखा था W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो W इज इक्वल टू जी की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सेम हम वेट ऑफ अर्थ लिख लेंगे कैसे, इक्वल टू एम इंटू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 750 न्यूटन दी हुई है। 750 मास वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 750 न्यूटन। तो आरी यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ से हम पहले मास की वैल्यू निकाल लेंगे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो m को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड ले लेंगे। तो 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाय जी इंटू एम ई। तो मास की वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि मास एक अकेला है जो दोनों भी इक्वेशन में कांस्टेंट रहने वाला है। आगे हम वेट और मून निकालेंगे तो उसके अंदर भी मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले मास की वैल्यू निकाल ली है एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम वेट ऑन मून निकालेंगे। वेट ऑन मून कितना है, इक्वल टू 2G। इस तरह से अब मास की वैल्यू हमने अभी निकाली थी थोड़े टाइम पहले, तो हम वो इस इक्वेशन को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m की वैल्यू है 750 इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम इंटू जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर।
ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएंगे, तो वेट ऑन मून। अब ध्यान से देखेंगे हम तो 750 साइड में रख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर इनटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, इस ये रेशियो की वैल्यू हमें पहले तो पता थी 1.1 डिवाइड बाई 81 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ है 1 डिवाइड बाई 3.7। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून निकालें, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3.7 के इक्वल हो जाएगी। तो 750 इंटू 3.7 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई 81। वेट ऑफ मून। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 126.5 न्यूटन के करीब आएगी वेट ऑन मून की वैल्यू। तो ये इक्वेशन, ये ऐसे टाइप के समय में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना होता है मास ऑन मून और मास ऑफ अर्थ का। सेकेंड है रेडियस का रेशियो निकालना है दोनों भी प्लैनेट का। फिर वेट की इक्वेशन से हम वेट का इक्वेशन लेके हम सॉल्व करेंगे और पहले मास का एक इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वेट ऑन जो प्लैनेट पूछा उसका इक्वेशन लिखेंगे और उसमें मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हम सभी को पता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं कैसे, m इंटू जी इंटू एच। तो हम जैसे कि देख रहे हैं मास के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, जी के ऊपर डिपेंड करता है और हाइट के ऊपर। तो और हम सभी को पता है कि अगर हम ग्राउंड सरफेस पे हैं, ये अर्थ सरफेस पे हैं, तो ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लिफ्ट करते हैं कुछ हाइट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है G(m)m अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर। तो अगर हम जैसे जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम ये आर की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। तो अब देखना है कि ये फार्मूला तो वैलिड है, लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब जो आपका हाइट है अर्थ सरफेस से, जो हाइट पे आप रेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, वो बहुत छोटा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो आपका जो हाइट है अगर वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे रेंज में आ रहा है, तो ये काफ़ी छोटी हाइट है, तो इसके लिए ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन अगर हाइट हमारी कुछ 500 किलोमीटर है या फिर 600 किलोमीटर है, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि तब आपका जो जी की वैल्यू है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जी की वैल्यू आप 9.8 नहीं ले सकते, तो जी की वैल्यू आपकी उससे छोटी होगी, तो इसकी वजह से ये फार्मूला टर्मिनेट हो जाता है, ये अगर आपका हाइट बहुत ज़्यादा है तो। अब अगर हम जी की बात करें, तो जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे ये जी की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, G(m)m अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो अगर हम हाइट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो अगर हम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा यहाँ का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये जी की वैल्यू कम होते जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ा दी, तो ऐसा भी एक मोमेंट आएगा जब जी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो वैसे केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो हमारा जब जी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब रहता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेज रहे हैं, तो उस समय उसका पोटेंशियल जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके ऊपर वो
ज़ीरो हो जाता है। तो अब हम एक नया इक्वेशन देखेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का एक नया तरीका है, जो है Gm/r+h, और ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। Gm/r+h, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का ये भी एक फॉर्म है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर हम कुछ हाइट पे रहेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Gm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r+h, जहाँ पे ये m जो है कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r है रेडियस ऑफ अर्थ। तो वैसे अगर हम कोई और प्लैनेट पे रहेंगे, जैसे मून पे रहेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे वहाँ पे -G मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून प्लस h, इस तरह से लिखेंगे। तो एक नया इक्वेशन हमने अब देख लिया जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं, कोई भी प्लैनेट के कुछ भी हाइट पे। अब हम देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो अगर ये कोई अर्थ सरफेस है और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है कि वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके पार चला जाए। तो लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है और फाइनली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये केस, और वो कुछ हाइट पे पहुँच जाता है। तो अगर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें इस स्टेट के लिए, तो v² = u² + 2s। तो ये स्टेट में अगर देखेंगे तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, ज़ीरो है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा h max, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो -g लिया जाता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने लगे हमें, v की जगह पे 0 आ जाएगा, u की जगह पे u² ही रहेगा, -2g इंटू s की जगह पे h max आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो अगर ये टर्म को हम इस बाजू लेके जाते हैं तो 2g इंटू h max इज इक्वल टू u²। तो जो h max की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, u² डिवाइड बाय 2g। तो h max जो मैक्सिमम हाइट है कोई ऑब्जेक्ट अटेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी हमने देखा था कि g की जो वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, Gm/r² के ऊपर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या आ जाएगा, Gm/r+h²। तो इससे हमारा डिनोमिनेटर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और g की वैल्यू कम हो जाएगी। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि हम अर्थ, ये g की वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगी और हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है हमें कि हम ये जो हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रहे हैं वो ये ऑब्जेक्ट ओवरकम करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो हमारे पास ये जो स्टेट है हमारा वो फर्स्ट स्टेट है, और ये हमारा जो सेकंड स्टेट रहेगा वहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। तो दोनों स्टेट के ऊपर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी स्टेट 1 के ऊपर जो एनर्जी है, ये ऑब्जेक्ट के पास अभी ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम, तो इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी भी है और प्लस इसके हाइट की वजह से इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है जो अर्थ इसे दे रहा है। तो
टोटल एनर्जी लिखेंगे अगर तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। लेकिन ये वी कौन सी रहेगी, वी एस्केप वेलोसिटी वाली रहेगी, क्योंकि ये वेलोसिटी तो प्रोजेक्ट करने पर अर्थ के सरफेस के बाहर चला जा रहा है ऑब्जेक्ट। प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा कैसे लिखते हैं, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये टोटल एनर्जी का इक्वेशन हो गया एट स्टेट 1। अब हम टोटल एनर्जी एट स्टेट 2 निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गया तो वो कहीं स्पेस में रुक जाएगा जाके, तो उसकी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाएगा कहीं पे जाके तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और उसके वजह से ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर। तो अब अगर लेकिन ये अर्थ के सरफेस से बहुत दूर जा चुका है, तो अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई होने वाली है वो कैसे हो जाएगी, आर की जो वैल्यू रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब इन्फिनिटी के क्लोज आ जाती है, मतलब इन्फिनिटी के क्लोज आ जाती है। इसलिए जब आपका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट स्टेट 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखें तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी एट स्टेट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट स्टेट 2। तो स्टेट 1 पे टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर वी एस्केप माइनस जी एम एम अपॉन आर, और यहाँ पे स्टेट 2 पे है ज़ीरो। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा ये टर्म, तो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर। अब ये एम और ये स्मॉल एम कैंसिल, तो वी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू जी एम अपॉन आर वी स्क्वायर की। तो v अगर हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। तो ये आपके एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन है। ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इसके, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। अब इस इक्वेशन से हमें एस्केप वेलोसिटी का कोई भी वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो ये पूरा सॉल्व करने पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वैल्यू आती है एस्केप वेलोसिटी की। तो अगर इस वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। तो जो रॉकेट वगैरह प्रोजेक्ट करते हैं हम, तो उसका इनिशियल प्रोजेक्शन इसी वेलोसिटी का रहता है। उसका इनिशियल जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी रहती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा ही होती है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। तो ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है
Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass of moon is equal to 7.34 into 10 raised to 22 kgs and radius of moon is 1.74 into 10 raised to 6 मीटर। तो सबसे पहला काम है गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, मास ऑफ मून दिया है 7.34 इंटू 10 रेज़ टू 22 kg। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ मून दिया है 1.74 इंटू 10 रेज़ टू 6 मीटर। अब टू फाइंड लिख लेंगे कि फाइंड क्या करना है हमें। तो टू फाइंड है एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है, वी एस्केप। फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का भी हमने देखा था, वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r। अब सॉल्यूशन के स्टेज में आ जाएंगे तो वी एस्केप इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू मास ऑफ मून, क्योंकि हमें एस्केप वेलोसिटी कहाँ पे फाइंड करनी है, मून के ऊपर फाइंड करनी है, और नीचे रेडियस ऑफ मून। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो दिया है हमें। जी की वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए वो वही रहेगी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 इंटू मास ऑफ मून है 7.34 इंटू 10 रेज़ टू 22 डिवाइड बाय 1.74 इंटू 10 रेज़ टू 6। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 10 रेज़ के पावर वाले टर्म्स को सब एक वन साइड ले लेंगे। 10 रेज़ टू 22 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू 6, और यहाँ पे जो बाकी टर्म है सबको एक साथ ले लेंगे। तो 10 के जितने पावर वाले टर्म्स थे सब हमने एक साथ ले लिए, और जो बाकी टर्म्स थे उनको एक साथ लिख लेंगे। तो 2 इंटू 7.34 इंटू 6.67 डिवाइड बाय 1.74। तो ये पूरा सॉल्व करने पे हमें 2.34 के इक्वल आएगा वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में। तो जो एस्केप वेलोसिटी मून के सरफेस से, अगर हमें मून के सरफेस से प्रोजेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को कि वो मून का ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए, तो हमें उसे 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करना होगा। तो हम जो स्पेसशिप वगैरह यहाँ से मून के सरफेस पे भेजते हैं, तो वापस आते टाइम पे मून के सरफेस से इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है उसे, ताकि वो उस मून का ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर जाए।